तो हमारी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कमरे से होती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत जिम बूम फर्श पर नीले और पीले टेप चुपचाप लगाती नजर आती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों में अकेलेपन की परछाई और हाथों में थरथराहट। वह टेप लगाते हुए बार बार कमरे की दीवारों को देखती है, मानो हर लाइन के साथ अपने और उस अनाथ लड़के हंजी वूंग के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रही हो। उसकी आवाज में कठोरता है, लेकिन कहीं न कहीं दर्द भी छुपा है। जब वह उस अनाथ लड़के हंजी वूंग को रूल समझाती है, पहला रूल, तुमको अकेले ही खाना होगा, क्योंकि एक अजनबी के साथ एक टेबल पर खाना अजीब है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट है। शायद जिंदगी भर अकेले रहने की आदत ने उसे इतना सख्त बना दिया है। दूसरा रूल, बिजली और पानी की बचत करनी होगी, क्योंकि बचत भी एक तरह की इनकम है। तीसरा रूल, ये लाइनें कभी पार मत करना, पीली लाइन कॉमन है, नीली सिर्फ तुम्हारी। अगले दिन जब हंजी वूंग अपना ट्रॉली बैग फर्श पर घसीटता है, तो वह जिम बूम झल्लाकर बोलती है कि ऐसे मत चलो, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। इस पर वह लड़का चुपचाप सिर झुकाए किचन में अपनी हर चीज अलग रख देता है। उसके चेहरे पर बेबसी है, जैसे वह इस अजनबी माहौल में अपनी जगह तलाश रहा हो। कुछ देर बाद जिम बूम की आवाज में एक अजीब सी झिझक है। वह नजरें चुराते हुए कहती है, आज से तुम्हें पूप करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर अकेले रही हूँ और एक लड़के के साथ टॉयलेट शेयर नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। अगले दिन हांजी वूंग अपने दोस्त से सारी बातें बताता है। उसकी आंखों में मायूसी है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि कहीं और रूम ले ले। इस पर वह कहता है कि पैसों की बहुत कमी है और इससे सस्ता कोई रूम नहीं मिलेगा। इसके बाद वे दोनों सन किम डोंग हू के घर सफाई करने पहुंचते हैं। वहां का रूम गंदगी से भरा है, दीवारों पर सन्नाटा पसरा है और हर कोना मानो किसी की अधूरी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। सफाई के बाद हंजी वूंग थका हारा रूम में सो जाता है, लेकिन तभी ग्यूम बूम उसे झकझोर कर उठाती है। पीली लाइन दोनों मिलकर साफ करेंगे, क्योंकि वो कॉमन है, और अपनी नीली लाइन भी साफ कर देना। जैसे ही हांजी वूंग सफाई शुरू करता है, उसे जोर की टॉयलेट लगती है। वह भागकर टॉयलेट चला जाता है। लौट कर आता है तो औरत फिर से बाथरूम साफ करने को कहती है। हांजी वूंग सफाई करने के लिए फिर जाता है, लेकिन उसको दोबारा टॉयलेट लग जाती है। ग्यूम बूम उसको ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक है कि क्या बात है, सुबह से बार बार टॉयलेट जा रहा है, सब ठीक है ना? हांजी वूंग थकी आवाज में कहता है, मुझे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है। क्या सिंड्रोम? इस पर वह समझाते हुए कहता है, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये एक असाध्य बीमारी है। ग्यूम बूम कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सहानुभूति की हल्की सी रेखा उभरती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है। बाथरूम साफ नहीं करना क्या? जाओ सफाई करो। जब हांजी वूंग बाथरूम साफ करके बाहर आता है, तो ग्यूम बूम मुस्कुराकर कहती है, मेरे घर की सफाई करने के लिए धन्यवाद। तुम थक गए होगे, आओ नाश्ता कर लो। वो विनम्रता से मना करते हुए कहता है, नहीं, रहने दीजिए, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। बूम उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल की ओर ले जाती है और प्यार से बैठा देती है। फिर कहती है, बाहर जाकर कितने में खाना खा लेते हो? बूम थोड़ा सोचकर जवाब देता है, लगभग $4 खर्च हो जाते हैं। बूम ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, जब घर है तो बाहर खाने की जरूरत ही क्या है, आज से यही खाना खाओ, बस $5 दे देना। बूम हैरानी से पूछता है, $5? बूम गंभीर होकर कहती है, हाँ, $5 में घर का साफ सुथरा गर्म खाना मिलेगा। बाहर के बेमायने खाने से तो ये बेहतर है ना। अगले दिन दोपहर होने की वजह से जिम बूम घर से निकलकर सड़क किनारे एक लोकल सूप स्टॉल पर जाती है। अपने लिए खाने का ऑर्डर देती है, लेकिन साथ ही एक अतिरिक्त थाली भी मांगती है। दुकानदार थोड़ी झिझकते हुए मना करता है, मैडम, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। बूम विनती करती है, मेरे साथ एक और औरत है, वह काम से बहुत थक चुकी है, क्या एक थके हुए इंसान के लिए भी खाना नहीं दे सकते? दुकानदार आखिरकार मान जाता है। बूम एक्स्ट्रा थाली के खाने को अपने टिफिन बॉक्स में पैक कर लेती है। वह मन में सोचती है, इस खाने को अब मैं घर का खाना बताकर वूंग को दे दूंगी और वो $5 दे देगा। दूसरी ओर हांजी वूंग अपने दोस्त के साथ कॉलेज से बाहर निकलता है। दोनों मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वूंग के फोन पर उसका रेगुलर क्लाइंट का कॉल आता है। कॉल में एक लड़की यूजिन होती है, जो उसे अपने पपी जिंग की देखभाल के लिए 3 दिन के लिए बुलाती है। ये सुनकर उसका दोस्त झुंझला जाता है।
तुम्हें मना कर देना चाहिए था, तुम्हारा खुद का घर भी नहीं है और आज हमारा मूवी प्लान था, अभी उसे कॉल करके मना करो। वुंग शांत स्वर में कहता है, वो मेरी रेगुलर क्लाइंट है, मैं मना नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद एक लड़की छोटे पपी जिंग को लेकर उसके पास आती है। वह बताती है, मेरी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया है और पापा बिजनेस ट्रिप पर हैं। उन्होंने पहले भी तुम्हें हायर किया था, इसलिए इस बार भी तुम्हें बुलाया है। वुंग पपी को लेकर चुपचाप घर लौटता है और उसे छुपा कर रखता है, लेकिन जिंग बार बार आवाजें निकालता है, जिसे सुनकर बूम पूछती है, कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज सुनाई दी मुझे। बूम झेंपते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं है। बूम फिर पूछती है, तो यह आवाज कैसी थी? अब वुंग हार मान लेता है। वह जिंग को बाहर लाता है और कहता है, कृपया बस 3 दिन के लिए इसे रख लीजिए। बूम नाराज होकर कहती है, तुम कुत्ता ले आए मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना? वुंग मासूमियत से जवाब देता है, मालिक को जरूरत थी, मदद चाहिए थी। बूम का गुस्सा बढ़ जाता है, मुझे तो इंसान भी पसंद नहीं, और ये कुत्ता, वो भी 3 दिन के लिए। हर जगह बाल फैलेंगे, अगर एक भी बाल दिखा तो मैं खाना नहीं खा सकती। और फिर पेशाब पॉटी का क्या? बूम जल्दी से कहता है, वो बाथरूम में पेशाब करता है, थोड़ा पानी डाल देंगे तो। बूम तीखी आवाज में बोलती है, बदबू आएगी, फिर हफ्ते भर बाथरूम साफ करो, बल्कि पूरा महीना। बूम समझाता है, वो बहुत समझदार है, सिर्फ बाहर पॉटी करता है, मैं स्कूल के बाद उसे घुमा लाऊंगा। बूम तंज कसती है, अगर तुम घर पर ना हुए तो क्या उसे अपने साथ स्कूल ले जाओगे? बूम गंभीरता से कहता है, मालकिन की माँ का एक्सीडेंट हुआ है। बूम कुछ पल चुप रहकर बोलती है, अगर तुम दूसरों की जिंदगी संभालोगे तो अपनी जिंदगी कहाँ जियोगे? बूम नरम स्वर में कहता है, फिर भी इस समाज में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम सब साथ रहते हैं, किसी को न किसी की जरूरत पड़ती है। बूम गहरी सांस लेकर धीरे से कहती है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मेरे कुछ पैसे हैं, उन्हें बैंक में जमा करा देना। अगले दिन बूम मांस के टुकड़े तलकर जिंग को खिलाता है। बूम ये देखती है और बोलती है, काश इतनी मेहनत अपने माँ बाप के लिए करते तो वो तुम्हें अच्छे बेटे की तरह सिर पर बिठाते। फिर गंभीर होकर कहती है, इस महीने का बिजली का बिल तुम भरो। जब एक दिन बूम घर से बाहर चला गया तो बूम जिंग को एक कमरे में बंद कर देती है, लेकिन बार बार दरवाजा खोलकर उसे देखती है और खाना देती है। जब बूम वापस आता है तो वह जिंग के साथ खेलता है, जैसे एक बच्चा अपने खिलौने से खेलता है। जिंग भी उसी मासूमियत से उसके साथ खेलता है। बूम ये सब चुपचाप देखती रहती है। बूम उसकी ओर देखकर कहता है, देखो ये भी इंसान जैसा है, अगर प्यार दोगे तो ये भी तुम्हें ढेर सारा प्यार लौट आएगा। अगले दिन जब वुंग स्कूल चला जाता है, बूम अपने पुराने म्यूजिक प्लेयर पर गाना बजाती है। जिंग को अपनी गोदी में उठाकर कहती है, ये गाना तुम्हारे लिए ही बना है। फिर एक दिन जब वुंग जिंग को वापस देने ले जाता है तो वह प्यार से कहता है, दादी को गुड बाय बोलो। बूम थोड़ी भावुक होकर कहती है, जा रहे हो? अच्छा ही है, मैं तो इसके पूप, पेशाब और बालों से तंग आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं, बूम की नजर घर की रेड लाइन टेप पर जाती है। वह देखती है कि टेप थोड़ा कट चुका है। नया टेप लाने के लिए उठती है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं और वह चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वह वॉशिंग मशीन चलाती है, लेकिन वह भी काम नहीं करती। थकी हुई सी वह कहती है, अब तुमने भी साथ छोड़ दिया, अच्छा है, एक एक करके सब चले जाओ। अगले दिन बूम अपनी सोसाइटी की एक महिला के साथ बाहर टहलने जाती है। बातचीत के दौरान वह महिला कहती है, मेरा पोता जल्द ही आर्मी में भर्ती होने वाला है। तुम्हारे घर में जो लड़का रहता है वो बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, वो तुम्हारे पोते जैसा है, बहुत फ्रेंडली है। ये बात सुनकर बूम कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उलझन दिखाई देती है। उधर बूम के पास जिंग की मालकिन यूजिन का मैसेज आता है। वह लिखती है, जिंग को जब भी दरवाजे से कोई हल्की सी आवाज आती है वो भौंकने लगता है, क्या तुम कोई टिप्स दे सकते हो? और फिर वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं। इसके बाद वूंग का दोस्त यूजिन के साथ चलने की बात करता है। वो उससे एक क्लब में मिलने जाता है। वहाँ वे यूजिन के साथ उस लड़की की इतनी बातें होने लगती हैं, लेकिन वूंग शांत रहता है, जैसे उसके भीतर कुछ चल रहा हो। इसी दौरान बूम रोज की तरह अपनी कचरा गाड़ी खींचती हुई उसे इकट्ठा करने वाले के पास ले जाती है और बदले में $12 और 20 सेंट लेकर घर लौट आती है। रात को घर लौटते समय रास्ते में उसकी मुलाकात सोसाइटी की एक बूढ़ी औरत से होती है। वह औरत बताती है, एक दिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने बेटे को फोन किया और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। इस पर बूम पूछती है, तुम्हारा बेटा पैसे देता है? ये सुनकर महिला झुंझला जाती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता,
बूम नाराज होकर जवाब देती है, अगर वो पैसे न देता तो एम्बुलेंस के पैसे तुम कहाँ से लाती। इतना कहकर बूम वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नाराजी से ज्यादा दर्द दिखाई देता है। उधर वूंग जब घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है। वह जिद करता है कि वूंग उसे कुछ दिन अपने साथ रहने दे। वूंग पहले मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी हालत देखकर कुछ देर रुकने की इजाजत दे देता है। दोनों चुपचाप घर लौटकर सो जाते हैं, लेकिन रात में अचानक वूंग को बूम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर उठता है और देखता है कि बूम और उसका दोस्त आमने सामने खड़े हैं। बूम गुस्से में कहती है, यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। वूंग का दोस्त भी भड़क जाता है, हाँ बुलाओ पुलिस को, मुझे क्रिमिनल समझ रही है ये। वूंग उसे बाहर ले जाता है। दोस्त झुंझलाकर कहता है, देखो ये मेरे साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है। उसके जाने के बाद बूम थोड़ी राहत महसूस करती है। बाहर वूंग का दोस्त उससे कुछ पैसे मांगता है और वादा करता है कि वह लौट आएगा। पैसे लेकर वह चला जाता है। घर लौटने के बाद वूंग शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे खेद है मैम। बूम रूखे स्वर में जवाब देती है, ये अपमानजनक था। वूंग माफ कीजिए। बूम, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके माता पिता ही ना हो। क्या वह सच में तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम्हें लगता है उसने सही किया? वूंग धीरे से कहता है, उसने बस बाथरूम ही तो इस्तेमाल किया था। बूम क्रोधित हो उठती है, वो एक अजनबी था और तुम्हारे कारण मेरे घर में घुस आया। वूंग, मुझे पता है ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं भी यहीं रह रहा हूँ। बूम, तुमने क्या कहा? क्या चोरों जैसी बात कर रहे हो? इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे। वूंग आहत होकर बोलता है, मैडम। बूम कठोर स्वर में कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिन देती हूँ, चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ नहीं रह सकती। वूंग थके हुए स्वर में बोलता है, हाँ मैं चला जाऊंगा। और सच कहूँ तो आपके जैसे लोगों को सहना मेरे लिए आसान नहीं था। न मैं ठीक से नहा सकता था, न शांति से टॉयलेट जा सकता था। बूम कटाक्ष करते हुए कहती है, अगर तुम्हारा यहाँ रहना इतना मुश्किल था तो अब तक रुके क्यों थे? अगले दिन वूंग क्लास में ऑनलाइन घरों के विकल्प खोज रहा होता है कि तभी उसका वही दोस्त आ जाता है। वूंग उससे कहता है कि वह अकेला रहना चाहता है। दोस्त पूछता है, क्या उसी लड़की यूजिन की वजह से परेशान हो क्या? दोस्त, प्यार इतना सरल नहीं होता। वूंग झुंझलाकर कहता है, मुझे अपने हाल में अकेला छोड़ दो। ये सुनकर उसका दोस्त स्तब्ध रह जाता है। शाम को बारिश हो रही होती है। हमेशा की तरह बूम अपना चेहरा रुमाल से ढके हुए कचरे की गाड़ी खींच रही होती है कि तभी उसमें से गत्ते सड़क पर गिर जाते हैं। पीछे से आ रही एक कार रुकती है। वो बार बार बूम को रास्ते से हटने को कहता है, मगर एक बूढ़ी महिला के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता और गाड़ी से उतरा व्यक्ति बूम को जमीन पर धक्का दे देता है। ये देखकर बूम गुस्से में उस आदमी से भिड़ जाता है। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। पुलिस अफसर वूंग से आईडी कार्ड मांगता है और माता पिता का नाम पूछता है, लेकिन वूंग चुप रहता है। उसकी चुप्पी से पुलिस को समझ आ जाता है कि वह अनाथ है। उसी समय बूम वहां पहुंचती है और कहती है, सर ये हान जी वूंग है और ये मेरे साथ रहता है। पुलिस अफसर पूछता है, तो आप इसकी दादी हैं जो इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद इसे अपने पास रखे हुए हैं? वो पुलिस अफसर बात को संभाल लेता है और वह फुटेज दिखाकर आगे कहता है, अगर कोई आपकी दादी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम उसे मारोगे ही। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। घर पर बूम वूंग को साथ में खाना खाने के लिए बुलाती है। वूंग बीती रात के लिए माफी मांगता है। बूम भी नम स्वर में कहती है, मैंने भी बहुत कठोर बातें कह दी थी, माफ करना। अगले दिन वूंग अपने सफाई कर्मचारी दोस्त से मिलता है। अपने हाथ खर्चे के लिए वो मरे लोगों का कमरा साफ करने के काम करता है। काम खत्म होने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। उसका दोस्त कहता है, अगर अकेले मरने वाले लोगों के पास कोई अपना होता तो शायद वे कम दुख सहते। वूंग उसका शुक्रिया कहता है। हर बार काम के बाद एक परिवार की तरह उसके साथ खाना खाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि उसका तो कभी कोई परिवार था ही नहीं। घर लौटते समय वूंग बूम के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खरीदता है और उसे चुपचाप घर में रखकर सो जाता है। बूम जब सुबह सप्लीमेंट देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आता है। अगले दिन वे दोनों साथ में वॉक पर निकलते हैं। सोसाइटी की वही औरत जब उन्हें साथ देखती है तो हैरानी से पूछती है, लगता है तुम दोनों में भी दोस्ती हो गई है। बूम थोड़ा झेंपते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, बस यूं ही टहल रहे हैं। फिर वह औरत दोनों को पिकनिक पर आने का न्योता देती है, जिसे दोनों स्वीकार कर लेते हैं। अगले दृश्य में हम किचन में बूम को वूंग के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं। वह उसके लिए प्यार से ऑमलेट तैयार करती है।
फिर दोनों मिलकर खाने को पैक करते हैं और इसी बीच बूम उसको अपने हाथ से खिलाती भी है और इस तरह से उनके बीच एक नई सी गर्माहट महसूस होती है, एक असामान्य लेकिन सच्चे रिश्ते की शुरुआत। अगले दिन वे सब पार्क जाते हैं जहाँ सोसाइटी की एक बुजुर्ग महिला बूम से मुस्कुराकर पूछती है, लड़का अच्छा है ना? बूम हल्के से मुस्कुराती है और जवाब देती है, हाँ अच्छा है, लेकिन शायद अकेले रहने के कारण थोड़ा अलग है। ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला गहरी सांस लेती है और कहती है, तुम बदल गई हो, तभी तो यहाँ बैठी हो, कभी कभी बाहर की दुनिया देखना चाहिए। बूम बूम उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। वहीं पास में खड़ा उसका पोता वोंग से बात करते हुए कहता है, मेरी दादी हमेशा बताती हैं कि दादी बूम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। वे दोनों साथ में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन के बाद मेरी दादी ने शादी कर ली और बूम जर्मनी चली गई थी। इसके बाद चारों लोग पार्क के एक बेंच पर बैठकर साथ में खाना खाते हैं और कुछ यादगार तस्वीरें भी खींचते हैं। रात को घर लौटने पर वोंग और बूम साथ में खाना खा रहे होते हैं। वोंग उसे जिंग की एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन अचानक फोन की स्क्रीन पर यूजिन की फोटो आ जाती है। इसे देखकर बूम हल्के से मुस्कुराकर कहती है, प्यार न करने से बेहतर है कि इंसान किसी से प्यार करे, भले ही वो अधूरा ही क्यों ना हो। वोंग थोड़ी झिझक के साथ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बूम गंभीर स्वर में कहती है, हार मानना एक आदत हो जाती है, लेकिन जब भी मौका मिले जीतने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बात वोंग के दिल को छू जाती है और अगले ही दिन वह बास्केटबॉल कोर्ट में अपने दोस्त को हराकर एक छोटी सी जीत हासिल करता है। बूम उसे जीने का नया तरीका बता रही है जो शायद आज तक किसी ने भी उसे नहीं दिखाया। खुश होकर एक दिन वह बूम से अपने सपने के बारे में बताता है, मैं पालतू जानवरों की देखभाल का एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि वही वेटिंग हॉल जहाँ हम मिले थे उसे ही इस व्यापार के लिए इस्तेमाल करूँ। बूम उसकी आंखों में देखती है और सहमति में सिर हिला देती है। फिर एक दिन बूम खास तौर पर वोंग के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है। खाने के बाद वोंग चोरी छिपे उसके मनी बैग में पैसे रख देता है। जब बूम मना करती है तो वह मुस्कुराकर कहता है, आप मेहनत करके मेरे पेट को सुकून देती है, मैं बस उसका छोटा सा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक दिन बूम अपने कॉलेज की एक पुरानी सहेली के घर दलिया लेकर जाती है, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वहाँ दोनों पुरानी यादों में खोकर घंटों बातें करती हैं। लेकिन जब वह घर लौटती है तो वोंग उससे कहता है, मैंने आपके कमरे की भी सफाई कर दी है। बूम के चेहरे पर अचानक शंका की लकीरें उभर आती हैं। वह हड़बड़ी में अपने पैसों वाला डिब्बा खोजने लगती है, लेकिन अपने कमरे में उसे वो नहीं मिलता। आखिरकार वोंग के कमरे में जाकर उसे वह डिब्बा मिल जाता है। इससे पहले कि वोंग कुछ कह पाए, बूम कठोर स्वर में कहती है, सबूत सामने है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। वोंग उदास होकर बाहर जाकर बैठ जाता है। उसे उस दोस्त की याद आती है जिसकी वजह से बूम के साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्रोध और संदेह में वह उस दोस्त के पास जाता है और वह उसे देखते ही भागने की कोशिश करता है, मगर वोंग उसे मारता है। लेकिन वह दोस्त सब कुछ साफ साफ बता देता है कि जुए में वो पैसे हार गया था, इसीलिए चोरी करनी पड़ी। इसके बाद वोंग और उसका दोस्त मिलकर बूम से माफी मांगते हैं। बूम कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लेती है। वोंग और उसका दोस्त फिर एक रेस्टोरेंट जाते हैं। शराब के नशे में और बचपन की यादों में डूबते हुए वोंग कहता है, जब स्कूल में एक रबर भी खो जाती थी तो शक हम पर ही होता था, और अब यूनिवर्सिटी में जब दोस्त मेरे माता पिता के बारे में पूछते हैं तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता। मैं सोचता था यूनिवर्सिटी कुछ अलग होगी, लेकिन यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है। वोंग का दोस्त कहता है, तू तो स्मार्ट है, पढ़ाई में अच्छा है, हम जैसे लोग ही जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वोंग कहता है, मैंने मेहनत इसीलिए की क्योंकि अच्छे नंबर लाने वाले, क्लास में अव्वल आने वाले, आज्ञाकारी बनने पर कोई तुम्हें गाली नहीं देता, चोरी का इल्जाम नहीं लगता, इसीलिए मुझे ऐसा बनना पड़ा। शराब के नशे में उसका दोस्त और यूजिन उसे उठाते हैं, लेकिन उसकी शराब अब भी नहीं उतरी होती। नशे में डूबे स्वर में वह कहता है, जब स्कूल का आखिरी एग्जाम था तो सब खुश थे, लेकिन मैं नहीं था, क्योंकि उसी दिन अनाथालय में मेरा आखिरी दिन था। अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी और सिर पर माँ बाप का साया नहीं था, जबकि बाकी लोगों के पास माता पिता थे, और मुझे उस दिन भी पार्ट टाइम काम करना पड़ा। मैं सच में अकेला हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त की आंखें भर आती हैं। वह गले लगाते हुए कहता है, तू बेवकूफ है, 2 साल तक हमें कुछ बताया भी नहीं, तभी मैं तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। यूजिन हल्के अंदाज में हंसती है।
इस बार समर वेकेशन में इसे किडनैप करेंगे ताकि इसे काम न करना पड़े। उसी वक्त वोंग के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल सुनते ही वह दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और देखता है कि बूम की कॉलेज फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दुख ने बूम को और भी ज्यादा अकेला कर दिया। अगले दिन जब बूम के उसी दोस्त के बेटे बहू घर जाते हैं तो देखती है कि दोनों पैसों की लालच में घर के सामान को उलट पलट रहे हैं। बूम चुपचाप एक फोटो फ्रेम उन्हें देती है और कहती है, ले लो, ये तुम्हारी माँ का पसंदीदा था। लेकिन बेटा उस फ्रेम को लेने से इनकार कर देता है। तभी एक हल्के धक्के से वो फ्रेम गिर जाता है और उसमें से कुछ नोट बाहर निकल आते हैं। पैसे देखते ही वे दोनों दौड़ पड़ते हैं। बूम गुस्से और पीड़ा से भरे स्वर में कहती है, तुम्हारी माँ जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने के लिए तरसती रही। ये सुनकर बेटा और बहू शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। अब जब वोंग अपने सामान के साथ बूम के घर से निकलने लगता है तो बूम उसे रोकती है और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं कॉलेज से निकली तो हमारा परिवार भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मजबूरी में मुझे जर्मनी जाकर नर्स की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ एक आदमी से प्यार हुआ, लेकिन वो शादीशुदा निकला और मुझे छोड़ गया। फिर मैंने वहाँ बहुत अच्छे पैसे कमाए, एक सामान्य वेतन से 8 गुना ज्यादा। लेकिन जब मैं घर लौटी तो पिताजी ने मेरे सारे पैसे शराब और अय्याशी में बर्बाद कर दिए। इस सदमे में मेरी माँ चल बसी। उस दिन से मेरे भीतर का स्नेह और भरोसा मर गया। कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए आज भी अकेले ही जिंदा हूँ। मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम घर देर से आते, मैं टीवी देखने के बहाने बैठी रहती। जिस दिन तुम मुझे कहकर कॉलेज नहीं जाते, मुझे बुरा लगता है। इस दर्द भरी स्वीकारोक्ति के बाद वोंग भी अपनी भावनाएं साझा करता है। मेरे जन्म के 1 महीने बाद ही मुझे चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था और उसी दिन को मैंने अपना जन्मदिन मान लिया। मुझे न अपना नाम पता है, न पता कहाँ से आया हूँ। मेरा सरनेम हान भी इसीलिए है क्योंकि हमारे अनाथालय के प्रिंसिपल का सरनेम हान था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब फॉर्म में लिखना होता है, माँ का नाम क्या है, बाप क्या करते हैं। बूम की आंखों से आंसू बहते हैं। सिसकते हुए वह कहती है, जी वोंग, क्या तुम आज से मेरे साथ एक रियल फैमिली की तरह रहोगे? वोंग बिना कुछ कहे सिर हिला देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। इसके बाद बूम अपने जीवन को एक नए उद्देश्य में बदल देती है। वह बेघर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करने लगती है। अपनी जमा पूंजी से वह गरीब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने बैंक जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वोंग पहले ही ये सब कर चुका है। ये जानकर बूम की आंखों में खुशी और गर्व छलक उठता है। अंतिम सीन में वोंग को बूम के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, जो एक साधारण सी लेकिन गहरे संबंध की निशानी होती है। इस कहानी में अकेलेपन की टीस है, रिश्तों की तलाश है और अंत में एक उम्मीद है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, अगर कोई सच्चा साथ मिल जाए तो वह मिठास में बदल सकती है। अंततः ये फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी परिवार वो होते हैं जिन्हें हम जन्म से नहीं दिल से चुनते हैं, और सबसे बड़ा उपहार अगर किसी को देना हो तो उसे यह एहसास दो कि वह अकेला नहीं है।